नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अंग्रेज़ राजपूत संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने राजपूत मराठों का अध्ययन किया। आज हम अंग्रेज़ राजपूत संबंधों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि राजपूतों ने अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ क्यों की, यानी कि कारण। दूसरा, फिर इनका प्रारंभिक संपर्क। तीसरा, उसके बाद इनकी विभिन्न मैत्री संधियाँ और अंततः सहायक संधियाँ, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि राजपूतों ने अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ क्यों की, या राजपूतों ने अंग्रेज़ों के साथ संबंध स्वीकार क्यों किए। बेसिकली इसके कुछ कारण थे। सबसे पहला कारण तो ये था कि ये मराठों से बहुत परेशान थे। मराठे जो कि उत्तर भारत की ओर लगातार लूटपाट करते थे, चौथ वसूली करते थे, इस कारण से मराठों से परेशान थे। दूसरा कारण कि मराठे अब धीरे धीरे राजपूतों के मामलों में हस्तक्षेप करने लगे और उसके बदले धन वसूली करने लगे। राजपूतों के विभिन्न जो आपसी विवाद थे उनमें मराठों ने धन लेकर किसी एक पक्ष की तरफ से भाग लेना प्रारंभ किया। इससे लगातार विवाद बढ़ते जा रहे थे और राजस्थान से धन की निकासी होकर मराठों की ओर जा रही थी। तीसरा जो कारण था, शासकों के विरुद्ध धीरे धीरे सामंतों द्वारा विद्रोह किया जाता, और चूंकि अब राजपूत शासकों की सेना इतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जो सामंतों के विद्रोह का दमन कर सके। इसके अलावा 1800 तक आते आते भारत में अंग्रेज़ एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे, इसलिए अब राजपूत शासकों द्वारा भी इनसे बचे रहना मुश्किल कार्य था। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सभी कारणों से राजपूतों ने अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ स्वीकार की। तो हम देखें तो इनका कारण मराठों से की लूटपाट और चौथ वसूली से परेशान, मराठों के आंतरिक हस्तक्षेप और धन वसूली से परेशान, शासकों के विरुद्ध सामंतों का विद्रोह, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी थी। इन सभी कारणों से राजपूतों ने अंग्रेज़ों से संधियाँ स्वीकार की। अब हम देखें कि इन कारणों से धीरे धीरे अंग्रेज़ों का राजपूतों से संपर्क हुआ। तो अंग्रेज़ों का राजस्थान की रियासतों से जो पहला संपर्क है वो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान हुआ, जब जसवंत राव होलकर भागकर भरतपुर आ गए और भरतपुर के शासक ने उसे किले में शरण दे दी। होलकर का पीछा करते करते लॉर्ड लेक भरतपुर पहुंचा और उसने भरतपुर के शासक से होलकर को वापस मांगा, लेकिन जब भरतपुर के शासक ने होलकर को वापस नहीं दिया तो उसने भरतपुर पर आक्रमण किया। बार बार आक्रमण करने के कारण के बाद भी वो भरतपुर को विजय नहीं कर पाया, इसीलिए इस किले का नाम लोहागढ़ रखा गया। अर्थात पहला जो संपर्क है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान होलकर का पीछा करते हुए लॉर्ड लेक और भरतपुर के शासक के मध्य हुआ। बाद में 1803 में भरतपुर से लॉर्ड लेक ने वहाँ के तात्कालिक शासक रणजीत सिंह से एक मैत्री संधि की, और ये पहली मैत्री संधि थी। इसमें दोनों ने बराबरी के स्तर पर संबंध स्थापित किए थे। इस संधि में दोनों का दर्जा बराबर था। बाद में कालांतर में 1804 में अलवर के साथ मैत्री संधि की, लेकिन ये दोनों ही संधियाँ बहुत ज़्यादा सफल नहीं रही और इनका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इतिहास में योगदान भी नहीं रहा और ना ही इनका अनुसरण किया गया। कालांतर में फिर सहायक संधियाँ हुई। सहायक संधियाँ जो हैं वो बेसिकली चार्ल्स मेटकॉफ के प्रयासों से 1817 से लेके 1817 से 1823 के दौरान चार्ल्स मेटकॉफ के प्रयासों से लॉर्ड हेस्टिंग्स नामक जो गवर्नर जनरल था उसके कार्यकाल में राजस्थान की देसी रियासतों के साथ विभिन्न संधियाँ की गई। इन संधियों में पहली संधि जो है वो करौली के साथ 1817 में हरबख्शपाल सिंह के साथ की गई। दूसरी संधि टोंक के साथ 15 नवंबर 1817 को की गई, जो अमीर खां पिंडारी के साथ की गई। अगर हम देखें कि प्रथम मुस्लिम रियासत जिसने अंग्रेज़ों के साथ संधि की तो कौन सी थी? टोंक। लेकिन वैसे अगर देखें ओवरऑल तो टोंक कौन सी थी? तीसरी रियासत। तीसरी जो संधि है वो कोटा के साथ की गई, जो दिसंबर 1817 में की गई उमेद सिंह जी के साथ। और सबसे अंतिम जो संधि है वो की गई सिरोही के साथ 1823 में शिव सिंह के साथ। तो इस प्रकार इन संधियों से प्रश्न आते हैं कि पहली संधि किससे की गई? 1817 में हरबख्शपाल सिंह, करौली। दूसरी संधि टोंक, तीसरी कोटा और अंतिम सिरोही। अगर पूछा जाए कि दूसरी राजपूत रियासत जिसने अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि स्वीकार की तो दूसरी कौन सी थी? कोटा। क्यों? क्योंकि टोंक मुस्लिम रियासत थी।
इन संधि की शर्तों, ये जो संधि की शर्तें थी, इनमें महत्वपूर्ण शर्तें क्या थी? सबसे पहले कि रियासत की सुरक्षा का भार अंग्रेजों पर होगा, यानी कि रियासत की सुरक्षा का भार किस पे होगा? अंग्रेजों पर। अंग्रेज सुरक्षा के लिए रियासत में एक सेना रखेंगे और इस सैन्य टुकड़ी का खर्चा देसी रियासत देगी। सैन्य टुकड़ी के खर्च के एवज में राजस्व जो मराठों को देते थे देसी रियासतें, वो किसको देंगे? अंग्रेजों के। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इसकी 4 महत्वपूर्ण शर्तें थी। पहली, रियासत की सुरक्षा का भार अंग्रेजों का होगा। सुरक्षा के लिए अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी प्रत्येक रियासत में एक सैन्य टुकड़ी रखेगी। इस सैन्य टुकड़ी का खर्चा देसी रियासतें उठाएंगी और इस खर्च के एवज में जो राजस्व अभी तक मराठों को देते थे वो राजस्व अंग्रेजों को देंगे। और इसके अलावा देसी रियासतें जो विदेशी संबंध है वो अंग्रेजों की अनुमति से ही करेंगी और इन सब को देख रेख करने के लिए प्रत्येक रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाएगी। और साथ में ये भी कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी देसी रियासतों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगी। इस प्रकार इन सभी शर्तों के द्वारा देसी रियासतों और अंग्रेजों के मध्य एक तरह से संधि हुई। इस संधि के द्वारा कहीं ना कहीं रियासतों ने अपनी संप्रभुता को बेचकर सुरक्षा खरीदी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सहायक संधि द्वारा पूर्णतया देसी रियासतों में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभाव स्थापित हुआ और कालांतर में ये 1858 में ब्रिटिश सम्राट के सामंत की हैसियत से इन्होंने सामंत की हैसियत में आ गए। धन्यवाद।